नमस्कार मित्रों, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने कोई कार फाइनेंस कराया है, कोई ट्रक फाइनेंस कराया है, बस फाइनेंस कराया है या कोई भी व्हीकल्स इंक्लूडिंग टू व्हीलर अगर आपने फाइनेंस कराया है और अगर उसकी ईएमआई आप पेमेंट नहीं किए हैं तो बैंक वाले आपके खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में यही आज बताने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि मेरे द्वारा दी गई जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके और आपके जीवन में वो सारी सूचनाएं प्राप्त हो सके जिससे आपको दिन प्रतिदिन लड़ना पड़ता है। तो आज हम आपको यही समझाने वाले हैं कि अगर आपने किसी कार को फाइनेंस कराया है तो अगर आपने कार को फाइनेंस कराया है और लोन की ईएमआई आपने नहीं दी है तो आपके साथ क्या हो सकता है। इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि किसी भी कार को या किसी भी टू व्हीलर को या किसी भी व्हीकल्स को हम फाइनेंस कैसे कराएंगे, उसके लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है जिसको हम लोग बोलते हैं केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। आप बैंक में भी जाइएगा ना तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा। तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या हो गया, आपका आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड, आपका पैन कार्ड, ये केवाईसी डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट है। तो ये आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपके पास कम से कम 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। कार लोन लेने के लिए, टू व्हीलर लोन लेने के लिए आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न। आपके पास लेटेस्ट 3 साल का 3 इयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड के आधार पे आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न जो है आपके वकील साहब या चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब आपका इनकम टैक्स रिटर्न भर देंगे। तो आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न का भी होना ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट का मतलब कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपने कार ले लिया तो कार का पैसा आप कैसे देंगे, ईएमआई का पैसा आप कैसे देंगे, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यानी कि आय के क्या स्रोत हैं आपके पास। आप क्या सैलरीड एम्प्लॉय हैं, यानी कि आपको सैलरी तो मिलता होगा ना, सैलरी अकाउंट में जाता होगा तो आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास जो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस है ना, उसका कोई इनकम सर्टिफिकेट आपको देना होगा। मतलब कहने का मतलब है कि बैंक ये देखता है कि अगर आपको कार लोन दे दिया गया, टू व्हीलर लोन दे दिया गया तो आप उसको चुकाएंगे कैसे। इसीलिए आपके पास इनकम सर्टिफिकेट, चाहे वो सैलरी स्लिप हो, वो रहना ज़रूरी है। आपके पास कम से कम 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट से बैंक ये पता लगा लेता है कि आपके खातों में कितने की जमा की गई है और कितना निकाला गया है, यानी डेबिट क्या हुआ है और क्रेडिट क्या हुआ है, यानी कि डिपॉजिट कितना हुआ या विड्रॉ कितना हुआ है। ये सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद बैंक वाले क्या करेंगे, 85% अमाउंट ऑफ द कार और व्हीकल, मतलब गाड़ी का 85% या 80% जो है वो फाइनेंस कर देंगे। यानी जहाँ से आप गाड़ी लीजिएगा ना वहाँ वो उस गाड़ी का 80% वैल्यू उसको कैश दे देंगे, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। कैश तो नहीं देंगे, अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब पैसा आपको नहीं मिलेगा, पैसा उसको मिलेगा। और बाकी का जो 10-20% है वो आपको अपने तरफ से देना होगा, तब जाके आपका गाड़ी जो है वो फाइनेंस होगा। और आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक के साथ या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ आपको लोन एग्रीमेंट साइन करना होगा। 4 पन्ना 5 पन्ना का लोन एग्रीमेंट होता है, वो आपको साइन करना पड़ेगा। उसमें टर्म्स ऑफ कंडीशन लिखे रहते हैं, वो सारे टर्म्स ऑफ कंडीशन आप पढ़ने के बाद ही आप उस पर साइन करें। उसके बाद कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसा होता है जो आपसे एक चेक मांगेगा।
जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी चेक, वो चेक आपसे लेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद ही आपको कार या कोई भी व्हीकल्स फाइनेंस करवा दिया जाता है, आपको मिल जाता है गाड़ी, लेके आप घर चले जाते हैं। लेकिन अगर लॉकडाउन लग जाए, हमारा जॉब चला जाए, या हमारे घर में ऐसी कोई घटनाएं हो जाए जिसकी वजह से हम पैसा पेमेंट नहीं कर पाए, तो क्या होगा? आज का मेरा यहीं से टॉपिक स्टार्ट होता है। पहला ईएमआई जब आता है और आप उसको अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक वाले आपसे कोई सवाल नहीं पूछते हैं। लेकिन कोई कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं कि आपको कॉल करके बता देते हैं कि देखो भाई, इतना समय में आपका ईएमआई ड्यू होने वाला है, आपको मैसेज आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा कि आप जल्दी से जल्दी पैसा पेमेंट कीजिए। मान लीजिए कि आप पहला ईएमआई नहीं पेमेंट किए, दूसरा ईएमआई पेमेंट नहीं किए, तब तीसरा ईएमआई पेमेंट नहीं किए, तब क्या होगा? बैंक वाले समझ जाएंगे कि ये अब पैसा देने वाला नहीं है, ये 90 दिनों का पैसा जो है मुझे नहीं दिया है। तब बैंक वाले क्या करेंगे? आपको एक लीगल नोटिस भेजेंगे। पहले तो अपने रिकवरी एजेंट को भेजेंगे, रिकवरी एजेंट आपसे बात करेंगे, वो आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार चलते हैं। 7 बजे सुबह से लेकर 7 बजे रात तक वो आपको फ़ोन कॉल कर सकते हैं, पैसे की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो गाली गलौज करते हैं या किसी तरह की कोई गलत एक्टिविटी करते हैं, गलत हरकत करते हैं, तो आप नज़दीकी पुलिस थाने में जाकर के उनके खिलाफ एक कंप्लेन केस, एक जनरल केस, जीआर केस जिसको कहते हैं, पुलिस केस भी उसको कहते हैं, आप उसको रजिस्टर करा सकते हैं ताकि उनके होश ठिकाने आ जाए। लेकिन आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गाइडलाइन यही है कि भैया तुमको पैसे तो मांगने हैं, लेकिन सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 7 बजे तक ही आप प्रेम पूर्वक अच्छे विचारों के साथ आप उनसे पैसे मांग लीजिए। अब मान लीजिए कि 3 महीने का आपने ईएमआई नहीं दिया, बैंक वाले आपको एक नोटिस भेजेंगे जिसको लीगल नोटिस कहते हैं। पहले तो रिकवरी एजेंट टच करेंगे आपसे, रिकवरी एजेंट को आपने वैल्यू नहीं दिया, अब बैंक वाले आपको एक लीगल नोटिस भेजेंगे कि देखो भाई, तुमने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया था, तुम मुझे 30 दिनों के अंदर या 60 दिनों के अंदर इतने पैसे वापस दे दो, ये तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट है, ये तुम्हारा इंटरेस्ट है, हमें इतने पैसे आप दे दीजिए। आपने उसको भी इग्नोर कर दिया, तब बैंक वाले क्या करेंगे? आपके खिलाफ सीज करने का यानी नीलामी का ऑक्शन लेटर भेजेंगे। ये एक कानून है, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ और उसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। वहाँ से क्या होगा कि बैंक वाले जैसे ही आपको नीलामी का नोटिस भेजते हैं और अगर आपने उसको भी इग्नोर कर दिया तो लोकल पुलिस की सहायता से बैंक वाले आपकी गाड़ी की चाबी ले लेंगे। और वो ट्रैक कैसे करेंगे? हर गाड़ी में जीपीएस सिस्टम होता है, उसे वो ट्रैक कर लेंगे वो गाड़ी कहाँ है, उस गाड़ी को वो ले लेंगे और ले जा करके अपने शोरूम में लगा देंगे और उसको वो नीलाम कर देंगे। मान लीजिए 10 लाख की गाड़ी है, 8 लाख फाइनेंस हुआ था, तो हो सकता है उसे 8 लाख में बेच दें, आपका लायबिलिटी जो है 0 कर दें। या ऐसा भी हो सकता है कि 8 लाख की गाड़ी है और 6 लाख ही उससे रिकवर हुआ, तो बाकी 2 लाख रुपये फिर वो आपसे मांगेंगे। अगर आप 2 लाख रुपये नहीं दीजिएगा तो आपके ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का केस करेंगे। उसके बाद भी अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो पूरा लीगल प्रोसीजर फॉलो करते हुए आपके ऊपर केस करेंगे और आपको जेल भी भिजवा सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है चूंकि आपने लोन एग्रीमेंट साइन किया है और उस आपके खिलाफ वो 420 में भी जा सकते हैं कि ये आदमी का यही मेंटलिटी है, ये गाड़ी ले लेता है, पैसे नहीं देता है ना। तो वो क्या करेंगे? आपके ऊपर 420 का भी केस कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का भी केस कर सकते हैं। तो करना क्या है आपको यही करना है कि जैसे आप अगर ईएमआई नहीं दे रहे हैं तो आप सीधे ब्रांच मैनेजर के पास चले जाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर हमें कुछ समय और दे दिया जाए, मैं पैसे लौटाने के लिए तैयार हूँ। और अगर वाकई में आपकी परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उस कंडीशन में आप किसी ऐसे बंदे को ढूंढिए जो आपका गाड़ी को
उस प्राइस में खरीद ले जितने में आपने लोन में लिया था। मान लीजिए आपने 8 लाख लोन लिया है, तो ऐसे बंदे को आप ढूंढिए कि 8 लाख में आपकी गाड़ी खरीद ले, और गाड़ी को क्या करिए, उसके नाम से करवा दीजिए। वो कैपेबल है, वो पैसे दे पाएगा, और आपका जो लायबिलिटी है आप उस लायबिलिटी से मुक्त हो जाइएगा। कोई भी केस आपके ऊपर नहीं होगा। बैंक को सिर्फ पैसे से मतलब है, उनका पैसा मिल गया, वो आपको नहीं पहचानते हैं। तो यही पूरा डिटेल मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब भी कोई लोन आप लेते हैं तो उस लोन की पूरी पैसे EMI आप ज़रूर पेमेंट कर दें, नहीं तो क्या होगा, आपका जो सिविल स्कोर है वो ख़राब हो जाएगा। तो अपना सिविल स्कोर ख़राब ना होने दें, क्योंकि भविष्य में पैसे की आवश्यकता पड़ सकती है। इसीलिए आप जब भी कोई लोन ले उसका पूरा पेमेंट करें। अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उस व्यक्ति को ढूंढिए जो आपका गाड़ी को खरीद सके। तो यही पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था। आज मेरा मन किया, और एक व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना हुई थी जिसका केस मैं लड़ रहा था, तो मैं सोचा कि अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूं, और मैं आपके साथ शेयर कर दिया। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सके। थैंक यू। जय हिंद।